नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जाम रेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं एनसीएल HEMM ऑपरेटर के मॉडल पेपर 3 को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन में मदद मिल सके। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर आपने मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे NCL नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो कि सिंगरौली पे स्थित है, उस पर जो पेपर होता है HEMM ऑपरेटर का, उस पर 100 मार्क्स का पेपर होता है और टोटल क्वेश्चन उसमें रहते हैं 100 और टाइमिंग मिलती है 90 मिनट की, यानी 1.5 घंटे की। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए बेबी रानी मौर्य तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर यहाँ पे पूछ लेता है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है तो उसका आंसर रहता है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ पे आनंदीबेन पटेल आए हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू आया है, ये झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं और अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यदि आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए श्रीमती निर्मला सीतारमण तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी पोखरण। पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा चंद्रयान मिशन 1, तो चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका आंसर रहेगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया? और इसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को गठित किया गया। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे हिंदी भाषा के अलावा मराठी भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईरानी ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर रहेगा ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे पूछ लेता संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है तो उसका आंसर रहता एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर रहेगा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर रहेगा 2019 में क्रिकेट विश्व कप जीता था इंग्लैंड ने। ठीक है,
इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर रहेगा। किसको हरा के जीता था? न्यूजीलैंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? और इसका आंसर रहेगा आईसीसी वर्ल्ड कप में सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप में सर्वाधिक बार जीत हासिल की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला नागरिक कहलाता है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे। भारत का राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग निम्न में से किस देश में है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या रहेगा बताइए आप सभी लोग। और इसका आंसर रहेगा रूस। ठीक है, रूस में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या रहेगा? और इसका आंसर रहेगा भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IPL 2008 का खिताब सबसे पहले किस टीम ने जीती थी? और इसका आंसर रहेगा IPL 2008 का खिताब सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स ने जीते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, IPL 2008 का खिताब सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रायसीना पहाड़ी, जो कि अरावली पर्वत का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? और इसका आंसर रहेगा यमुना नदी। भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली वह यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध कामायनी एक कृत है, बताइए कामायनी किस विधा की रचना है? और इसका आंसर रहेगा महाकाव्य। कामायनी एक तरह का महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस कवि ने प्रसिद्ध ये मेरे वतन के लोगों कविता की रचना की, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कवि प्रदीप ने मेरे वतन के लोगों कविता की रचना की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, मेरे वतन के लोगों कविता की रचना कवि प्रदीप ने की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन रक्त का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आप सभी लोग जानते होंगे रक्त को स्वर्णित कहते हैं, रुधिर कहते हैं, खून कहते हैं, लेकिन कासेर नहीं कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और 22 में क्या आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कासेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगत का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए आगत का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी को मिलते हैं 5 सेकंड, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? यदि आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी अनागत तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। आगत का विलोम शब्द होता है अनागत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन शब्द की सही वर्तनी है, बताइए इन सभी 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द सही लिखा है? और इसका आंसर क्या रहेगा बताइए आप सभी लोग? और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल को हमेशा इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? और इसका आंसर रहेगा भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद पे मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी की याद पे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार बताया। इसका आंसर क्या रहेगा?
और इसका आंसर रहेगा भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जमशेदपुर कौन से राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या रहेगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर बताएं कि आपका कितने स्कोर रहा, ताकि हमें पता चल सके आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लद्दाख की राजधानी निम्न में से क्या है। बताइए लद्दाख की राजधानी क्या है, और इसका आंसर रहेगा लेह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लद्दाख की वर्तमान में राजधानी है लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग से बनता होगा, और इसका आंसर रहेगा भारत की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई रिपीट, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो उसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। यदि यहाँ पे पूछ लेता न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, तो उसका आंसर रहता सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, और इसका आंसर रहेगा इंदौर जो है खान नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे इंदौर आया है, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ नगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सन 1975 को की गई, और 1975 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, और इसका आंसर रहेगा साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई में कितना अनुपात होता है, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3:2 का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 3:2 का अनुपात होता है लंबाई व चौड़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 15 अगस्त को छोड़कर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है सिवाय के। बताइए इसका आंसर कौन है जो 15 अगस्त को छोड़कर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बहरीन भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाता है, और कांगो गणराज्य भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन जो यहाँ पर म्यांमार है, तो म्यांमार 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये 15 अगस्त को छोड़कर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर रहेगा नेपाल का राष्ट्रीय पशु है ऑप्शन नंबर ए गाय। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। और यहाँ पे पांडा आया है, पांडा चीन का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ सीमा को स्पर्श करता है, और राजस्थान भी मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा सिक्किम मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पवन का वेग किस उपकरण से मापा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, और इसका आंसर रहेगा पवन के वेग नापने के लिए एनोमीटर का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है।
और इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओंकार वट मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, ओंकार वट मंदिर जो कि विश्व में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, यह कहाँ स्थित है बताइए? और इसका आंसर रहेगा कंबोडिया। कंबोडिया में ओंकार वट मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट। और अभी फिलहाल पे हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? ऑस्कर अवार्ड हुआ था लॉस एंजल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? और इसका आंसर क्या रहेगा? निम्न में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? बताइए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं और यही सबसे ज़्यादा बाघ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 43 है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? और इसका आंसर क्या रहेगा? ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है और ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील घाटी स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर रहेगा पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं? बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं? और आप सभी लोग जानते होंगे छंद दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वाणिक छंद। यानी क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने अपने हिंदी की वीडियो पे बताया था मधुशाला की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, मधुशाला की रचना हरिवंश राय बच्चन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? और इसका आंसर क्या रहेगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध सभी भारतीय भाषाओं से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध भारत की सभी भाषाओं से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार हिंदी की वीडियो पे बताया है। और इसका आंसर क्या रहेगा? अंधा युग के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारी हिंदी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि कोई बस 24 घंटे में 1488 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की औसत गति क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख रहे होंगे यहाँ पे दूरी भी दी है और समय भी दिया है। बस अपने को ज्ञात करना है औसत गति, यानी कि चाल याद करना है। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। बस इस फॉर्मूले पे आप मान रख देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1488 में जैसे ही आप 24 का भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, कैलकुलेशन में मुझसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, 3 समान दूरियों के क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कि यहाँ पे ये तीनों चाल दी हुई हैं। यदि तीनों दूरियों को तय करने में 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी कितनी है? दोस्तों, यहाँ पे दूरियाँ रहेंगी, गलती हो गई है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने माना कि प्रत्येक दूरी x है। ठीक है, हमने दूरी को मान लिया x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहली दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ पे चाल दी है 15 किलोमीटर। अपने को क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है।
तो समय क्या आ जाएगा, पहली दूरी में समय आ जाएगा x/15। x/15 कैसे आया है, ये दूरी हो गई और ये चाल हो गई। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी/चाल। ठीक है, तो पहली दूरी तय करने में समय इतना आ गया। अब दूसरी दूरी तय करने में कितना समय आएगा, x/12, और तीसरी दूरी तय करने में समय आएगा x/20। ठीक है, क्वेश्चन में इन तीनों की वैल्यू कितनी दी है, 12 घंटे दी है। बस इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x/15 प्लस x/12 प्लस x/20। इन तीनों को आपस में जोड़ दिए और इनकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन पे, 12 घंटे दी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 15, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यानी 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे 15 में ठीक है 60 में 15 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, और यहाँ पे 5x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, बराबर 12 तो रहेगा ही। आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और 5 यहाँ कितने मिल गए, 9x आ गए। 9x और 3x मिल के कितने हो गए, 12x। ठीक है, तो 12x/60 बराबर के यहाँ पर कितना दिया है, 12 दिया है। तो 12 से 12 ये कट गए और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, x/60 बराबर 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपने को टोटल लेंथ ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 200 मीटर तो दिया ही है, 200 मीटर, और इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है अपनी लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म। ठीक है, अपनी लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म मतलब ट्रेन 200 मीटर लंबी है तो प्लेटफॉर्म कितना होगा, 200 का दुगना हो जाएगा, तो 200 यानी कि 400 होगा। 200 में 2 का गुणा करा देंगे तो 400 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी 600 मीटर। ठीक है, ये टोटल लंबाई आ जाएगी 600 मीटर। अब यहाँ पे बोला है इसको पार करने में 36 सेकंड समय लगता है। ठीक है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ट्रेन की गति यानी कि ट्रेन की चाल, आप सभी लोग जानते होंगे चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, ये होता है। तो यहाँ पे दूरी क्या होगी, दूरी अभी जो आप निकाले हैं टोटल लंबाई वही इसकी दूरी का काम करेगी, और समय तो दिया ही 36 सेकंड बस। तो यहाँ पर दूरी कितनी है 600 और समय कितना दिया है 36 सेकंड, तो यहाँ पर 36 कर दिए। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे ये मीटर प्रति सेकंड पे है, अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना है। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे 18/5 का गुणा करा देते हैं, बस इतना कर दे और इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो 18 एकम 18 आ गए, 18 दूने 36 आ गए। अब यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 300। अब यहाँ पर क्या करते हैं 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन तथा राकेश की आयु का अनुपात 5:3 है, यदि दोनों की आयु का वर्तमान योग 40 हो तो राकेश की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों इसकी सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताई थी। तो वह ट्रिक क्या है, यहाँ पे राकेश की आयु बोला है। ठीक है, यहाँ पे राकेश की आयु बोला है, तो क्या करेंगे, राकेश के लिए कितना अनुपात दिया है, 3 दिया है। ठीक है, 3 × 5 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं, और कितनी आयु दी है, यहाँ पे 40 दी है, बस इतना कर देते हैं, इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर 3/8/40, तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, यानी कि 15 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे राकेश की आयु बोली है। ठीक है, तो राकेश के लिए कितना अनुपात दिया है, आप पढ़िए क्वेश्चन को, सोहन तथा राकेश की आयु में अनुपात है 5:3, यानी राकेश के लिए दिया है 3 अनुपात दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों अनुपात को आपस में जोड़ देंगे, तो 5 + 3 आपस में इससे जोड़ दिए, और इसका योग कितना दिया है 40 का गुणा करा देंगे आपस में। ठीक है, तो 3 और 5 और 3 आपस में मिलकर कितना हो गए 8 हो गए, तो 3/8 आ जाएगा, 3/8 × 40, तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, और 3 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 है, मीनाक्षी की उम्र किरण की उम्र से दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो मीनाक्षी की उम्र क्या होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है मीनाक्षी की उम्र किरण की उम्र से दोगुनी है, ठीक है। यदि किरण की उम्र x होगी तो मीनाक्षी की उम्र 2x होगी, ठीक है। तो यहाँ पर किरण की उम्र को हमने मान लिया x है, तो मीनाक्षी की उम्र कितनी हो जाएगी, मीनाक्षी की उम्र हो जाएगी 2x, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोला हमने वैसे ही सॉल्व किया। आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, मीनाक्षी की उम्र किरण की उम्र से दोगुनी है, यानी किरण की उम्र x आ गई तो मीनाक्षी की उम्र आ जाएगी 2x, ठीक है। अब बोले इन दोनों की उम्र का जोड़, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाए तो 24 वर्ष, तो x प्लस 2x बराबर 24, ठीक है। यही बोला ना क्वेश्चन पे, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 है तो हमने इसे जोड़ दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x बराबर 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। ये जो 8 है ये किरण की उम्र आई है, अपने को किसकी उम्र ज्ञात करना है, मीनाक्षी की। तो मीनाक्षी की उम्र हमने क्या माना था 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 8 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 30% लिखा है, तो 30% लोग तो शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने होंगे 100% से जब 30% चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 70%, यानी कि 70% लोग अशिक्षित हैं उस गाँव पे, ठीक है। तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अशिक्षित लोगों की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अभी कितना आया था 70% आया था, 70% को लिख सकते हैं 70/100, और यहाँ पर 6600 दिया है, ये 6600, ठीक है। इसको आपस में गुणा करा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 ये चला गया। अब यहाँ पास 66 और 70 का आपस में गुणा कराने को कितना आ जाएगा 66 और 70 का आपस में गुणा कराएंगे तो 0 0 ये आ गया, 7 2 यहाँ 42 और यहाँ पे आ गया 7 42 4 46, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य का 2/7 गुना है, तो प्रतिशत लाभ कितना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग पढ़े क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 गुना है, यानी लाभ की वैल्यू कितनी है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य इंटू 2/7 इतना दिया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो लाभ बटे विक्रय मूल्य बराबर 2/7 हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य बटे 2/7, ठीक है। ये अपनी वैल्यू आ गई। आप सभी लोग बताएं लाभ किस स्थिति पे होता है, लाभ उस स्थिति पे होता है जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से ज़्यादा हो। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य कितना है 7 और लाभ कितना है 2 का, और यहाँ पर क्रय मूल्य तो लिखा ही रहेगा। अब क्या करते हैं, क्रय मूल्य को यहाँ तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 2 का वहाँ तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 7 - 2, यानी कि 5 आ गया। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई 5। अब अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालने के अपने को क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य अपना आ गया और लाभ तो दिया ही है, लाभ बराबर हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब अपने को लाभ कितना दिया है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, लाभ यहाँ पर दिया है 2 और क्रय मूल्य अभी कितने निकाले थे, क्रय मूल्य निकाले थे 5, और यहाँ पर 100 तो दिया ही रहेगा, ठीक है। प्रतिशत निकालना है तो 100 तो दिया ही रहेगा, तो 5 से इसके काट देते हैं तो 5 एकम 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। 100 में जब 5 का भाग लगा देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 40% इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, तो वह धन क्या होगा। हमें यहाँ पास मूलधन ज्ञात करना है, तो यहाँ पास ब्याज भी दी हुई है, ब्याज दी है 270 रुपये, दर दी है 6%, और समय कितना दी है 3 वर्ष और 6 वर्ष। आपको यही कंफ्यूज कर रहा होगा, तो क्या करते हैं इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 3 वर्ष और 6 वर्ष को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा, बस वही करना है अपने को। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटे दर
गुणे में 100 रहेगा। ठीक है, क्या रहता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। तो यहाँ पर ब्याज कितनी दी है, 270 रुपये इंटू 100 बटे दर कितना दिया है, दर दिया है 6% इंटू यहाँ पर समय कितना दिया है 3 और 6, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल समय आ जाएगा। ठीक है, तो 3 + 6, बस इसे सॉल्व कर देना है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 बटे 100 बटे 6 इंटू 3 और 6 आपस में जुड़ जाएगा तो यहाँ पास 9 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, तो 9 एकम 9 आ जाएगा और यहाँ पर जब 270 में 9 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। अब 100 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा तो 500 आ जाएगा। ठीक है, 500, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, मिथिलेश व रत्नेश किसी काम को मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिथिलेश की कार्यकुशलता यहाँ पर रत्नेश रहेगा, रत्नेश से दुगनी है तो रत्नेश उस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, यहाँ पर रत्नेश रहेगा। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिए, आप सभी लोग करें, हम भी करते हैं। सबसे पहले हमने मिथिलेश को मान लिया ए व रत्नेश को मान लिया बी। ठीक है, ये दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ पास लिख दे ए + बी = 12। इसके बाद क्या बोला है, मिथिलेश की कार्यकुशलता रत्नेश से दुगनी है, यानी कि ए की वैल्यू बताई गई है 2b बताई गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पास बी का यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो इस टाइप से आ जाएगा कुछ, ए बटे बी बराबर 2/1, ये आ गए, अर्थात ए अनुपात बी बराबर 2/1। ठीक है, ए बी में अनुपात आ गया 2/1 का अनुपात है। ठीक है, इतना अपने को ज्ञात हो गया। अपने को कितना ज्ञात हो गया, ए + बी के बराबर कितना है 12 और ए अनुपात बी बराबर 2/1। अब अपने को दोनों का अनुपात मिल गया है, अपने को टोटल वर्क मिल जाएगा तो पूरा कार्य हो जाएगा। अपने को टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे हो जाएगा, इन दोनों अनुपात को जोड़ देंगे, 2 और 1 मिलके आपस में कितना हो गया 3। ठीक है, 3 का गुणा इसके साथ करा देंगे तो कितना आ जाएगा 36। ये अपना टोटल वर्क रहेगा। ये टोटल वर्क आ गया, इससे अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर इफिशियंसी लिखी है ना, ए अनुपात बी बराबर 2/1। ठीक है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए उस कार्य को करेगा 36/2 यानी 18 दिन में करेगा ए उस कार्य को, और बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा 36/1 यानी 36 दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पास ए को हमने क्या माना था, मिथिलेश माना था, और बी को हमने माना था रत्नेश। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, रत्नेश उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, तो रत्नेश उस कार्य को अकेला 36 दिन में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि बी यहाँ पास रत्नेश है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 में सिर्फ 3 का भाग जा सकता है और सिर्फ 1 का भाग जा सकता है, इसके अलावा किसी अदर संख्या का भाग नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 7 में सिर्फ 7 का भाग जा सकता है और सिर्फ 1 का भाग जा सकता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वास्तविक चाल ज्ञात करना होता है, तो क्या करते हैं, धारा के प्रतिकूल चाल को और धारा के अनुकूल चाल को आपस में जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो वास्तविक चाल क्या आएगी अपने 16 + 28/2, तो 16 और 28 मिलकर कितना हो जाएगा 44, और 44 में जब 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई रिपीट, वास्तविक चाल ज्ञात करने के लिए प्रतिकूल चाल व अनुकूल चाल आपस में जोड़ देते हैं, इसके बाद 2 का भाग दे देते हैं, तो वास्तविक चाल ज्ञात हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि 5 स्टार 3 4 7 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार इसे बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको योग के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं, 5 + स्टार + 3 + 4 + 5 + 7। इसके बाद जो सम स्थान पे है उसको एक तरफ, जो भी सम स्थान पे है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सम स्थान पे कौन कौन से है, स्टार 4 और 7, स्टार 4 7, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11
प्लस स्टार, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। और विषम स्थान पे कौन कौन सा है, विषम स्थान पे है 5 3 और 5, ठीक है, 5 3 5 है, 5 3 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पर सम इक्वेशन कौन सा आ गया 11 प्लस स्टार, और विषम इक्वेशन आ गया 13, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, 11 प्लस स्टार माइनस 13 बराबर 0, तो स्टार माइनस 2 बराबर 0, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 61 है, 22 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो कितने आदमी उस काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने मान लिया कि x आदमी उस काम को 12 दिन में करेंगे, तो यहाँ पास करेंगे 22 × 18 बराबर x × 12। अब x की वैल्यू को फाइंड करना है बस, तो यहाँ पास 12 यहाँ तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पास लिखेंगे 22 × 18 बटे 12 बराबर x। अब 3 का भाग लगा देंगे, 3 चौको 12 आ जाएगा, 3 छंग 18। अब 2 का भाग लगा देंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 3 6। अब 2 एकम 2 और यहाँ पास कितना आ जाएगा 11। अब 11 और 3 आपस में मिलके कितना हो जाएंगे 11 × 3 हो जाएगा 33, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं तथा पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं जिनकी सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या बताइए। हमने सबसे पहले मानी कि तोते x है और बकरियां y है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, उनके सिरों की संख्या, तो सिर तो एक ही होंगे, तो यहाँ पर x + y बराबर 35 ये दिया है। इसके बाद क्या बोला है, उनके पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोते के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 2x + 4y की वैल्यू कितनी दी है 90 दी है। अब इसी इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा x + 2y बराबर 45, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x + 2y बराबर 35 और x + 2y बराबर 45। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में घटा दिए, ठीक है। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पास माइनस और यहाँ पास भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा -y बराबर -10। -45 से +35 जाएगा तो -10 बचेगा, माइनस से माइनस से कट गए, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू आ गई 10, यानी कि ये बकरी की संख्या है। लेकिन अपने को तोते की संख्या याद करना है, तो तोते को हमने क्या माना था, x माना था, और इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x + y बराबर 35 ये था। अब इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को रख देंगे, तो x + 10 बराबर 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। 35 में से 10 चला जाएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 25, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 63 है, ए फीमेल शिप इज कॉल्ड, ए फीमेल शिप को क्या कहते हैं, और इसका आंसर रहेगा ईवे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ए फीमेल शिप इज कॉल्ड ईवे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही ट्रेवल्स एरोप्लेन, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। दोस्तों मैंने बताया था, जब भी किसी प्रकार का कोई साधन दे दे, यहाँ पास एरोप्लेन लिखा है, एरोप्लेन की जगह अगर बस ट्रेन कुछ भी लिखा रहता तो उसके आगे हमेशा बाई का यूज होता है, ठीक है। यानी किसी साधन को दर्शाने के लिए बाई का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज इन करेक्ट स्पेलिंग, बताइए इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग लिखी है। आप सभी लोग देखें और बताएं हमें, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट्स को हमेशा PATIENTS के तरह लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्यूरल मीन्स एज, क्यूरल का मतलब क्या होता है, और इसका आंसर रहेगा क्यूरल का मतलब होता है झगड़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्स मीन्स एज, नर्स का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग बताएं, और इसका आंसर रहेगा नर्स का मतलब होता है परिचारिका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर, और इसका आंसर रहेगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और इसका आंसर है तेल के हाइड्रोजनीकरण में हमेशा निकल का यूज होता है। ठीक है, निकल उत्प्रेरक का यूज होता है। आई रिपीट, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है यदि किसी कूट भाषा में नोएडा को 3965 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इंडिया को क्या लिखा जाएगा। आप सभी लोग देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नोएडा NOIDA, ठीक है, एन के नीचे क्या लिखा है 3 लिखा है, ओ के नीचे लिखा है 9, 6 के आई के नीचे क्या लिखा है 6 और डी के नीचे लिखा 5 और ए के नीचे कितना लिखा 8 लिखा है। उसी टाइप में इंडिया को क्या लिखा जाएगा INDIA। इसको मैच कर लेना बस। आई के नीचे क्या लिखा है 6 लिखा है, एन के नीचे क्या लिखा है, एन के नीचे लिखा है 3 लिखा है, डी के नीचे लिखा है 5, आई के नीचे लिखा है 6 और इसके बाद ए के नीचे कितना लिखा है, ए के नीचे लिखा है 8। बस ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोमन संख्या में एल को क्या लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग सोचिए बताएं क्या आंसर इसका रहेगा। रोमन संख्या जैसे कि आप लिख देते होंगे 1 इस टाइप से, 2 इस टाइप से लिख देते हैं, उसको कहते हैं रोमन संख्या। तो रोमन संख्या में 50 को क्या लिखेंगे, और इसका आंसर रहेगा रोमन संख्या में 50 को लिखेंगे एल से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, तो ए डी का कौन होगा। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चाचा कहलाएगा। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर 3, 7 और 15 और 31 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर सकते हैं, 3 में 2 का गुणा कराएंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना कंप्लीट होगा। इसके बाद क्या करेंगे, 7 में 2 का गुणा करा के 1 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। 7 में 2 का गुणा करा के 1 जोड़े तो कितना आ गया 15 आ गया। इसके बाद 15 में 2 का गुणा करा के 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31। अब अपने को इतना पता चल गया कि सीरीज जो है तो इसी टाइप से आगे बढ़ रही है। इसी टाइप में क्या करें, 31 में 2 का गुणा करा के 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 31 में 2 का गुणा करा दिए और 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 31 दूनी 62 आ गया, और 62 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 63। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, PUC प्रमाण पत्र का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, और इसका आंसर रहेगा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों PUC प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HEMM ऑपरेटर का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों यहाँ पास प्रमाण पत्र लिखा है, इसको आप काट दीजिए, इसकी जगह होगा ऑपरेटर। ठीक है, HEMM ऑपरेटर का फुल फॉर्म होता है, बताइए, और इसका आंसर क्या रहेगा, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ठीक है, आप सभी लोग जानते ही होंगे HEMM का फुल फॉर्म होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टी क्या कहलाती है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर बताइए। इसका आंसर क्या रहेगा, सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टी जेब्रा क्रॉसिंग कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई रिपीट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़कों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यातायात संकेत किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, और इसका आंसर रहेगा यातायात संकेत भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, यातायात संकेत भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिना गियर की मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर रहेगा 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमर्शियल व्हीकल की नंबर प्लेट कौन से कलर की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पीले रंग की प्लेट और काले अक्षर होनी चाहिए। आई रिपीट, कमर्शियल व्हीकल की नंबर प्लेट कौन से कलर की होती है, तो उसका आंसर रहेगा पीले रंग की प्लेट और काले अक्षर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरसात में ब्रेक लगाते समय स्टॉपिंग डिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर रहेगा बरसात में ब्रेक लगाते समय स्टॉपिंग डिस्टेंस
बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिवर्स गियर में वाहन चलाना मना है, ठीक है, कौन से स्थान पर वाहन चलाना मना है रिवर्स गियर में, और इसका आंसर रहेगा एक अंगी रास्ते पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, रिवर्स गियर में वाहन चलाना मना है एक अंगी रास्ते पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्घटना के समय आप किस प्रकार का ज्ञान लाभदायक हो सकता है, बताइए दुर्घटना के समय आपको किस प्रकार का ज्ञान लाभदायक हो सकता है। आप सभी लोग पढ़ें और आंसर बताएं हमें। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट एड बॉक्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में किसे झीलों का नगर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में झीलों का नगर कहा जाता है भोपाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर रहेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करते हैं, बताइए यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है रोधक समाप्ति का, ठीक है, रोधक समाप्ति का चिन्ह प्रदर्शित करता है, रेस्ट्रिकेशन एरिया को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह चिन्ह क्या दर्शाता है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यह चिन्ह यह दर्शाता है कि ओवरटेकिंग करना मना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आगे निकलना मना इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें बोला है कि यह जो चिन्ह है यह क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर रहेगा दाहिने मुड़कर फिर आगे जाना है। दोस्तों आप इसे इंग्लिश में सुधार सकते हैं, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग बताएं कि सड़क चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। और इसका आंसर रहेगा सड़क चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, दूसरा होता है सचेतात्मक सड़क चिन्ह और तीसरा होता है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा की जाती है। आई रिपीट, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी गठन द्वारा की जाती है, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चचाई जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर बना है, चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है यह किस नदी पर बना है बताइए। और इसका आंसर रहेगा बीहड़ नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों इस पर नर्मदा नदी आया है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी और जीवन रेखा नदी है, ठीक है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आई रिपीट, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका आंसर रहेगा 8 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा और इसका आंसर रहेगा भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर रहेगा भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आई रिपीट, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। और इसका आंसर रहेगा टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आई रिपीट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर रहेगा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। आई रिपीट, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर रहेगा पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कुचिपुड़ी किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना स्कोर भी बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा। दोस्तों अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।